हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा को समाप्त करेंगे। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये आप देख पा रहे होंगे। यानी 2026 का एग्जाम हो और यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हिंदी का हमारा ये चल रहा है, ये हिंदी का हमारा चल रहा है। आपको तो पता ही होगा कि हिंदी से श्रम विभाजन और जाति प्रथा से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आइए सारे क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा क्या है। तो आप कहेंगे कि सर यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा क्या है? तो एक निबंध है। आइए, इस पाठ के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा सर भीमराव अंबेडकर इस पाठ के लेखक है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अगर इनका जन्म पूछ ले आपको तो बताना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? जन्म। कहाँ हुआ था सर? तो महू में हुआ था। महू कहाँ पड़ता है सर? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इनका जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार के अंदर हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था एक दलित। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन याद रखना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। दूसरा क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। तीसरा क्वेश्चन, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। चौथा क्वेश्चन, कहाँ हुआ था? महू में। महू का प्रताप मध्य प्रदेश। किस परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका से, 2 जगहों से इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया था। एक अमेरिका से और दूसरा लंदन से प्राप्त किया था। तो इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो एक तो अमेरिका से किया था और एक लंदन से किया था। उसके बाद है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध भाषण। यानी ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भीमराव अम्बेडकर के कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे सर भाषण से लिया गया। और उसमें भी किस भाषण से लिया गया? एनीहिलस ऑफ द कास्ट से लिया गया है। एनीहिलस ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण अगर आपसे पूछा जाए, यानी ये इन्होंने एक भाषण दिया था। इस भाषण का नाम क्या था? एनीहिलस ऑफ द कास्ट। एनीहिलस ऑफ द कास्ट। एनीहिलस ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? यानी एनीहिलस ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण, हिंदी में भाषा जो किया था वो कोई और नहीं, ललई सिंह यादव ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। अगला प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1956 में हुआ था और उसमें भी कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1956 और उसमें भी कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। आगे की बातों को देखिए कि उनके चिंतक मतलब चिंतन करने वाले और रचनात्मक के प्रमुख कितने व्यक्ति थे? 3। ये तो कई बार पूछा है कि एक बुद्ध थे, एक कबीर थे और एक कौन थे? एक थे आपका ज्योतिबाराव फूले। एक कौन थे? ज्योतिबाराव फूले थे। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबाराव फूले थे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यहाँ से कितने सारे प्रश्न हमने आपको बता दिए। लेखक, अगला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, ये क्वेश्चन को देखिए आप कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक के लिए विडंबना यह है, यानी विडंबना मतलब आश्चर्यपूर्ण बात यह है, उनको ये खराब लगता है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है। यानी ये युग जो है आधुनिक तो हो गया है, लेकिन आज भी जातिवाद को मानने वाले, पोषक का मतलब है मानने वाले, आज भी जातिवाद को मानने वाले लोगों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। लोग आज भी आधुनिक होने के बाद भी जातिवाद को मानते हैं। ये लेखक के लिए क्या चीज की बात है? तो ये लेखक के लिए बहुत विडंबना की बात है। किसकी बात है? बहुत विडंबना की बात है, आश्चर्यजनक बात है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताओ जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में कहते हैं कि आधुनिक समाज में कार्य की कुशलता के लिए, कार्य कुशलता मतलब जिनको कार्य करने में क्षमता ज्यादा हो, उनके लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि अगर किसान जो है उनका बच्चा अगर किसानी करेगा ना तो कार्य में क्या आ जाएगी? कुशलता आ जाएगी। कार्य में क्या आ जाएगी? कुशलता आ जाएगी। इसलिए आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए जरूरी है कि श्रम को हम विभाजित करें। यानी नाई का बच्चा नाई बनेगा तो कार्य बहुत अच्छा आएगा क्योंकि वो पिता से सीखेगा, उसी समाज में रहा है। लेकिन जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं। और इस हिसाब से वो कहते हैं, ये कुछ लोग जो है उनके पक्ष में तर्क देते हैं।
लेकिन ये तर्क बिल्कुल अपने आप में गलत है। बताइए, जातिवाद ये जो पक्ष है लोगों को बांध के रखती है। अब किसी का मन होगा कि वो नाई से है लेकिन वो आईएएस बनना चाहता है, नाई से है लेकिन वो अगर आईएएस बनना चाहता है फिर तो वो आईएएस के लिए कहेगा कि वो कार्य कुशल नहीं है क्योंकि उनके अंदर नहीं है क्षमता। तो कार्य कुशलता थोड़ी ना वो जन्म से लेकर के आता है, वो सीख सकता है ना। तो इस तरह से ये पोषक उनके पक्ष में ये तर्क देते हैं। जातिवाद, ये तीसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। देखिए, जब जातिवाद के पोषक इनके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए जरूरी है, तो उनके पक्ष में लेखक क्या कहते हैं? कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का विभाजन करती है। यानी लेखक कहते हैं कि मुझे पहली आपत्ति ये है कि जाति प्रथा ठीक है, ये श्रम का विभाजन नहीं करती, ये साथ साथ लोगों को विभाजित कर देती है। जैसे श्रम का विभाजन ये करती है कि मान लो ये लोहे का काम करेगा, ये बढ़ई का काम करेगा, ये कुछ कर, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को कह देते कि ये बढ़ई हो गया, अब इसका सारा काम बढ़ई जैसा ही होगा, ये बढ़ई से शादी भी होगा, बढ़ई के साथ इसका हर विवाह कर्म हर चीज होगा। लेकिन यही दिक्कत है कि लोग श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम लोगों का भी विभाजन हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोगों का भी विभाजन करती है। दूसरा है कि श्रम विभाजन निश्चित सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। कहते ठीक है, श्रम विभाजन मानते हैं आवश्यक है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। ठीक है, श्रम विभाजन आप करना चाहे कर लीजिए, लेकिन कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन कार्य के आधार पर मत कीजिए। अगला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, वो प्रश्न है 4 नंबर। कह रहा है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है? भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा भी दर्शाती है। मान लीजिए जाति प्रथा एक दूसरे को बांट दिया, लेकिन बांटने से अगर काम हो जाता तो ठीक था, लेकिन बांटने के साथ साथ दिक्कत इसमें यह है कि मान लो कहती क्या है कि जो मोची है उसका जो काम है बहुत नीच है, और जो बढ़ई है उसका जो काम है वो उच्च है। इस हिसाब से मोची जो हुआ वो नीचा हो गया और जो बढ़ई हो गया वो ऊंचा हो गया। यानी ये सारे बात जो करती हैं तो ये अस्वाभाविक विभाजन नहीं हो जाता है, ये स्वाभाविक नहीं होता है। तो भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, और स्वाभाविक से करती तो कोई दिक्कत ही नहीं था, अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यह केवल भारत में ही पाया जाता है। यह केवल कहाँ पाया जाता है साथियों? भारत में ही पाया जाता है। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा से इतने क्वेश्चन को आपने देखा। अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि ये तो हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। खैर, मैं इसको इधर लेता हूँ। देखिए, अगला प्रश्न मैं इधर रखता हूँ। दूसरा चैप्टर हमारा है भीमराव अम्बेडकर, वो उससे, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले 5वां क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का, ये 5वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखो कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। कैसे? देखिए, भारत में जाति प्रथा लोगों का भी कार्य नहीं चुनने देती, उनके पूर्वजों ने किया। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया। यानी मतलब जाति प्रथा कहती है कि आपके पूर्वज ने जो कार्य किया है वही आप करिए। आपके पूर्वज ने अगर मोची का काम किया है तो आप मोची करिए। आपके पूर्वज ने अगर मान लीजिए बैंड बाजा बजाने का कार्य किया तो वो करिए। आपके पूर्वज ने जो काम किया है वही कीजिए। ये कारण है कि लोग वो अगर नहीं इंटरेस्ट दिए तो फिर वो बेरोजगार रह जाते हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो, मान लीजिए मैं हूँ जिस फैमिली से आता हूँ उनमें लोगों का कोई काम है, लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं तो वो काम कर ही नहीं पाऊंगा, और मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। देना है आपको यही उत्तर कि लोग अपने पैतृक चीज को चुनते हैं, जिस कारण से बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। लेखक आज के, अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखो। लेखक आज के उद्योग और गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? लेखक गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति जो है भारत के लोगों का उसके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। यानी ये जो जाति है ना, हमारे यहाँ लोगों को ऐसा नहीं कहते कि आपको जो मन है वही कार्य कीजिए, जो मन है वही कार्य कीजिए। ऐसा होता तो बताइए सचिन कभी तो क्रिकेटर नहीं बनता भाई, क्रिकेटर तो वो बन ही नहीं सकता था। फिर ऐसा होता तो जो छोटे जात से लोग आते हैं वो कभी डांसर नहीं बन सकते थे, वो कभी कोई काम नहीं कर सकते थे, कोई काम वो क्या नहीं कर सकते थे, कोई काम
नहीं कर सकते थे, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं कि लेखक ने पाठ्य में किस पहलुओं को जाति प्रथा से भी हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया। लेखक ने पाठ्य में कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। क्या है कि लेखक ने पाठ्य में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक माना है। कह रहे कि हमारे यहाँ आर्थिक पहलू तो है ही हानिकारक, रचनात्मक पहलू भी है हानिकारक, लेकिन इन सब में जो सबसे हानिकारक है वो हमारे यहाँ कुछ और नहीं, वो है जाति प्रथा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। आइए इनको हम देखते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने गरीबों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारा को आवश्यक माना है, और इस हिसाब से अगर भाईचारा होगा तो देश में क्या आ जाएगी, देश में आएगी सच्चा लोकतंत्र। देश में क्या आ जाएगी।